नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। जोधपुर नगर निगम उत्तर की बजट बैठक में भिड़े कांग्रेसी पार्षद भरत आसेरी और शहाबुद्दीन में तकरार हुई। निम्बाज हवेली मामले को लेकर तकरार हुई है। बीजेपी पार्षद दल ने काम रुकवाने को लेकर बनाया दबाव। प्रतिपक्ष नेता एलएन सोलंकी ने काम रुकवाने की मांग की। तो जोधपुर नगर निगम उत्तर की बजट बैठक हुई है। बीजेपी पार्षदों ने काम रोकने का दबाव बनाया है। ये वो तस्वीरें हैं नगर निगम की जहां पर पार्षद आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। डॉक्टर रंजन दवे, जोधपुर संवाददाता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। रंजन, क्या था ये पूरा मामला और क्यों कार्रवाई को बाधित किया गया? जी, मैं बताना चाहूंगा आसिफ कि आज नगर निगम उत्तर का बजट पेश किया जाना था। हालांकि बजट ध्वनिमत से पारित कर दिया, लेकिन कांग्रेसी पार्षद ही आपस में उलझ गए। हालांकि अमूमन देखने में ये मिलता है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जनप्रतिनिधि आपस में उलझते हैं, वहां आरोप प्रत्यारोप होता है। लेकिन यह पहला मामला ऐसा देखने में आया कि जहां कांग्रेस के पार्षद ही आपस में उलझ पड़े और जो बात उस समय विषय चल रहा था कि भारतीय जनता पार्टी से नेता प्रतिपक्ष निगम के सोलंकी अपना बात रख रहे थे और उस दौरान निम्बाज हवेली प्रकरण है जोधपुर का, वो यहाँ उसकी बात की जा रही थी। उसको लेकर के पार्षदों में आपस में बहसबाजी शुरू हुई और देखते ही देखते जब पीछे से पार्षद कुछ कांग्रेस के पार्षद थे जो बीच में बोले, उनको लेकर के मुख्य पंक्ति के बैठे पार्षद ही आपस में भिड़ पड़े और शहाबुद्दीन और भरत आसेरी दोनों पार्षद है कांग्रेस के आए हुए आपस में उलझे। उसको लेकर के फिर गहमा-गहमी पड़ी। ये दूसरे लोग भी आए। हालांकि महापौर जो है देवड़ा वो बैठी रही और बिल्कुल पूरा घटनाक्रम हुआ। उसके बाद में जो साथी अन्य पार्षद थे उन्होंने इस पूरे मामले को सुलझाया और अब कहीं जाकर के वापस जो है कार्रवाई जो है चल रही है। रंजन, वो कौन से काम थे जिनको रुकवाने के लिए इस पूरी कार्रवाई में कहा जा रहा था? जी आसिफ, मैं बताना चाहूंगा कि जोधपुर के उत्तर निगम के अंदर एक निम्बाज हवेली है जिसको जर्जर अवस्था के कारण उसको काम रुकवा दिया गया था और उसके बाद में सीज भी कर दी गई थी। अवैध निर्माण की बात सामने आई थी उसको लेकर के। लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिपक्ष के नेता है उन्होंने कहा कि यहाँ काम हो रहा है। उन्होंने कुछ पेपर भी दिखाए और इस पूरे प्रकरण में कमेटी गठित करने की बात कही थी। उन्होंने तत्काल प्रभाव से इस काम को रुकवाने की बात कही थी, जिसको लेकर के ये पूरा प्रकरण शुरू हुआ। गहमा-गहमी भरी बात शुरू हुई। उसमें भरत आसेरी द्वारा पीछे से कुछ बात कही गई थी और उस बात के तहत अग्रिम पंक्ति में बैठे शहाबुद्दीन भी कांग्रेस के जन नेता हैं, पार्षद के रूप में हैं और पब्लिक फिगर के रूप में पहचाने जाते हैं। उन्होंने उसे चुप कराने की बात कही, तो जिसमें दोनों के बीच में तकरार हो गई। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की मांग तो कहीं रह गई और दोनों ही पार्षद आपस में उलझ पड़े, जिसको लेकर के कुछ अन्य पार्षद दो धड़ों में बटे नजर आए और वह मुश्किल है जो इनको मामले को शांत कराया गया। तो उसके बाद में हालांकि यह तय जरूर किया गया कि इस पूरे मामले के अंदर कमेटी बनाई जाएगी और कमेटी बना करके इस पूरे मामले को रुकवाया जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि यह मामला जो निम्बाज हवेली जो प्रकरण है, यह पहले इसकी शिकायत भी की गई थी, मुख्यमंत्री तक शिकायत की गई थी। वहां से मुख्यमंत्री आवास से इसके कार्यालय को लेकर के आदेश जारी हुए थे। जिला कलेक्टर ने इस पूरे मामले में था, लेकिन अभी भी मामला जब ये इतना बढ़ने के बाद भी ये पूरा प्रकरण रुका हुआ था। लेकिन आज सवेरे इन्होंने कुछ फोटोग्राफ पेश किए जिसके तहत ये कहा गया कि यहाँ निर्माण कार्य चल रहा है, जबकि हालांकि निगम के आयुक्त और अन्य अधिकारियों ने भी इस बैठक में उसे रुकवाने की कही थी और काम नहीं होने की बात की थी। लेकिन कुछ फोटोग्राफ दिखाए गए और इस तरीके से पूरा मामला जो है बढ़ता चला गया। दोनों पार्षद जो थे कांग्रेस के थे वे आपस में उलझते नजर आए। रंजन, क्या ये झगड़ा शांत करवा लिया गया है? उसके बाद में जो है वो नगर निगम की बैठक जारी है या बैठक को स्थगित कर दिया गया है? नहीं, बिल्कुल मैं आपसे बताना चाहूंगा, मैं अभी मौके स्थल पर ही हूँ और निगम की बैठक लगातार चली जा रही है और अन्य प्रस्ताव जो है वो बैठक में लिए जा रहे हैं। कुछ देर के लिए जरूर गहमा-गहमी भरी माहौल हुआ था, तनातनी भरी माहौल हुआ था, लेकिन अब निगम की कार्रवाई अनवरत रूप से जारी है। निगम उत्तर है जो यहाँ अपनी बात जो पार्षद लोग हैं वो पहुंचा रहे हैं, नए प्रस्ताव लिए जा रहे हैं, उनको पढ़ा भी जा रहा है और सर्वसम्मति से सहमति भी बन रही है। तो कुल मिलाकर के अब भी माहौल शांतिपूर्ण है और निगम की जो उत्तर की बजट के साथ कार्रवाई वो लगातार जारी है।
रंजन, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। जैसा कि हमारे संवाददाता रंजन दवे बता रहे हैं कि फिलहाल शांति स्थापित वहां पर कर दी गई है और नगर निगम की बैठक इस समय जारी है और जो विवाद हुआ था उसके लिए कमेटी बनाने का निश्चय किया गया है और उसके बाद कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। और जालोर में लूट के मामले में पुलिस को कामयाबी मिली। 70 लाख की लूट मामले में पुलिस को यह सफलता मिली है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 5 फरवरी को लुटेरों ने वारदात को अंजाम दिया। 6 लुटेरों ने ज्वेलर्स की दुकान में लूट की थी। आहोर के भोरडा गांव में यह घटना हुई थी। तो जालोर में लूट की वारदात में अब जाकर पुलिस को कामयाबी मिली है। ये वो सीसीटीवी फुटेज है जिसमें वो लूट हुई थी और 70 लाख रुपए के करीब ये लूट बताई जा रही है। 5 फरवरी को लुटेरों ने वारदात को अंजाम दिया था और अब जाकर 6 लुटेरों ने ज्वेलर्स की दुकान में लूट की थी। आहोर के भोरडा गांव में घटना हुई थी और 70 लाख रुपए ये लुटेरे यहां से लूट कर ले गए थे। पुलिस ने इस पूरे मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता श्याम के साथ। श्याम, 4 लुटेरे अब पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। कुल 6 लुटेरों ने इस वारदात को अंजाम दिया था। क्या जो कुछ लूटा गया था बरामद कर लिया गया है? बाकी 2 आरोपियों के बारे में पुलिस का क्या कहना है? देखिए आसिफ, जिस तरीके से ये बोरडा गांव में हुई 70 लाख की लूट के मामले में जालोर पुलिस को निश्चित तौर से बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें 4 आरोपियों को है गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन अभी तक कितना उनके पास से ज्वेलर्स है, जो सोना चांदी है, वो जब्त किया। इसकी जो खुलासा है 2 बजे पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, उसी के दौरान ही बताया जाएगा। लेकिन ये पुख्ता रिपोर्ट है कि 4 जो आरोपी थे उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूरी घटना को लेकर पुलिस 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी घटना का खुलासा करेगी। जिस तरीके से जालोर जिले के आवर क्षेत्र के भोरडा गांव में बंदूक व तलवार की नोक पर 70 लाख रुपए की लूट को वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें आसपास के क्षेत्र में भारी आक्रोश व्याप्त था। इसको लेकर जोधपुर रेंज आईजी से भी स्थानीय पूर्व विधायक के नेतृत्व में लोगों ने कल मुलाकात की थी। इसको लेकर उन्होंने साफ तौर से आईजी ने निश्चित किया था कि आपको 24 घंटे में खुलासा कर दिया जाएगा। तो ऐसे में जालोर पुलिस को कहीं ना कहीं बड़ी सफलता हाथ लगी है और 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी तक उनके कब्जे से कितना सामान वापस जब्त किया है, ये कहाँ के रहने वाले, ये 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस खुलासा करेगी। जी आसिफ। श्याम, इस पूरे मामले को लेकर पुलिस पीसी भी करने जा रही है। पीसी के समय जो है वो 2 आरोपियों के बारे में भी जानकारी देगी। जैसा कि मैंने आपसे पूछा कि लूट के सामान को लेकर भी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया जाएगा। देखिए, निश्चित तौर से जाहिर सी बात है कि पूरी जो ये घटना थी, ये दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया था। तो ऐसे में पुलिस पूरी तरीके से क्रमबद्ध तरीके से इस घटना के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी जानकारी देगी और जालोर पुलिस के अधीक्षक कार्यालय में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। उसके अंदर क्या जो 2 आरोपी है वो कहाँ के रहने वाले हैं, उनकी और उनकी गिरफ्तारी को लेकर किस तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए कौन कौन सी टीमें गई हुई है, तमाम वो जानकारी पुलिस साझा करेगी प्रेस के साथ में। और अन्य 4 आरोपी कौन कौन है उनका भी खुलासा करेगी और उनके कब्जे से जब्त किया हुआ सोने चांदी के आभूषणों के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। जी आसिफ। श्याम, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। जयपुर के चोमू हाउस सर्किल पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बाहर बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बाहर 15 लाख रुपए की लूट की और बैंक के बाहर से बैंक कर्मी की स्कूटी लेकर मौके से फरार हो गए। इस दौरान बदमाशों ने फायरिंग भी की। तो ये चोमू हाउस के बाहर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की घटना है, जहां पर लुटेरों ने 15 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। ये वो सीसीटीवी फुटेज है जिसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि बैंक से लूट के बाद एक कर्मचारी की स्कूटी लेकर वो यहां से फरार हो गए हैं। चोमू हाउस एक व्यस्तम चौराहा है और यहां पर थोड़ी ही दूर पर बीजेपी का दफ्तर भी है और तमाम पुलिसकर्मी भी यहां पर बने रहते हैं। एक
भीड़ भाड़ वाली जगह, अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहां पर लुटेरे किस कदर बेखौफ होकर आए थे। लगभग 10 बजे की ये वारदात है। 2 व्यक्तियों द्वारा इस वारदात को अंजाम दिया गया। बैंक में दोनों ही व्यक्ति हथियारबंद थे और लगभग 15 लाख रुपए लूट करके यहाँ से लेकर गए। फायरिंग भी किया सर इस वक्त? एक राउंड फायर करना अभी प्रथम दृष्टया हमारे सामने आया है। हमारी सारी टीमें इसमें जांच पड़ताल में लगी हुई हैं। कुछ जो है अभी तक हमें सफलता मिल रही है और जो भी अग्रिम जानकारी होगी वो आपसे साथ है। मैं यहाँ चेक डालने आया था तो उन्होंने पकड़ लिया मेरा ये गर्दन पकड़ के अंदर कर दिया। बोला मोबाइल और उसमें उठे पैसे वो ले लिए और बाथरूम में बंद कर दिया। हम 8-9 लोग बंद कर दिए थे उसमें। मैं जैसे बजे की घटना है ये? 10:05 के ऊपर की घटना है। मैं बैंक आया था, बैंक खुला हुआ था और जैसे मैं आता रहता हूँ चेक लगाने गया था अंदर। चेक लगा रहा था, बैंक के अंदर कोई कर्मचारी नहीं था। मुझे एक बार तो लगा, मैंने कहा आज बैंक के अंदर कोई कर्मचारी नहीं है और मैं सफाई उपाई कर रहा हूँ या कुछ। पहले ऑलरेडी बैंक पहले से खुल जाता है वैसे तो मैं चेक डाल रहा था। चेक बॉक्स में मैंने चेक ही डाला था। चेक आते एक बंदे ने पीछे से कॉलर पकड़ के गन लगा दी जो भी आते। उसके बाद वो बंदा मेरे फ्रंट में आया और उन्हें सीधी यहाँ गन लगाई। तो उसके बाद मुझे लेके गए उस केबिन के अंदर और उसने कहा कि आपका फ़ोन निकालो। मैंने फ़ोन निकाल के दिया। उनसे कहा, मैंने ये भी कहा, मैंने कहा मैं बैंक का कोई कर्मचारी नहीं हूँ। मैंने कहा पता नहीं यहाँ पे क्या चल रहा है, मुझे समझ नहीं आया थोड़ी देर के लिए। फिर अंदर जाके बंद कर दिया उन्होंने। और यह खबर चित्तौड़गढ़ से, जहां कोतवाली थाना क्षेत्र में चोरों ने एक एटीएम मशीन को लूटने की कोशिश की। जानकारी के मुताबिक बीती रात 2 चोरों ने आरबीएल बैंक के बाहर लगे एटीएम को किसी सरिये से तोड़कर नकदी चुराने की कोशिश की है, लेकिन एटीएम को तोड़ने की आवाज सुनते जेल के सामने तैनात पुलिस मौके पर पहुंच गई, जिन्हें देख आरोपी मौके से भागने लगे, जिन्हें कड़ी मशक्कत के बाद दबोच लिया गया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। एटीएम को तोड़ा है, कुछ लेके आए सब। कितने लोग बताए गए? 2 लोग बताए। कैसे पकड़े गए? वो जेल में से आए, पुलिस वाले को पता चला है, उसने बताया है। फिर वो दूसरा पुलिस वाला आया, उसको बताया, वो आया, उसने यहाँ आके देखा तो वो भगने लगे तो पकड़ लिया। जयपुर में मासूम हत्या मामले में फैसले का दिन। मासूम के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला था। दोषी को अदालत आज सजा सुनाएगी। जिले की पॉक्सो अदालत यह सजा सुनाने जा रही है। पॉक्सो कोर्ट में कुछ देर में यह फैसला आएगा। जज संदीप शर्मा इस सजा को सुनाएंगे। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर मिल रही है। बजट सत्र कल से शुरू होगा। विधानसभा का बजट सत्र कल से 23 फरवरी को आ सकता है। बजट सत्र कल से शुरू कर दिया जाएगा। तो 23 फरवरी को आ सकता है बजट और कल से शुरू हो रहा है बजट सत्र। बजट सत्र से पहले ही कांग्रेस ने चिंतन शिविर भी किया था, 1-to-1 सभी के साथ संवाद किया था और बजट को लेकर भी काफी कुछ चिंतन किया गया है। राज्यपाल अभिभाषण के साथ शुरू होगा कल से बजट सत्र। संभावित 23 फरवरी को बजट आ सकता है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता सुधीर कुमार शर्मा के साथ। सुधीर, कल से बजट सत्र शुरू होने वाला है। संभावित तारीख 23 फरवरी को बताई जा रही है और जैसा कि लगातार अशोक गहलोत अपने स्पीच में कहते आ रहे हैं कि इस बार का बजट जो है वो कमाल का बजट होगा और जादूगरी वाला बजट होगा। क्या कहा जाए सुधीर? देखिए, 15वीं विधानसभा का 7वां सत्र जो है वो कल से शुरू होने वाला है। राज्यपाल कलराज मिश्र के अभिभाषण के साथ ये सत्र शुरू होगा और अभी जो जानकारी आई है कि 13 फरवरी को प्रदेश का आम बजट पेश होने जा रहा है। पिछली बार भी ये बजट 24 फरवरी को बुधवार के दिन ही आया था और इस बार भी 23 फरवरी को बुधवार का दिन सरकार ने तय किया है। और ये कहा जा सकता है कि ये संभावित तिथि नहीं है, बल्कि पूरी तरह से राज्य सरकार ने 23 फरवरी को बजट पेश करने की पूरी तैयारी कर ली है, क्योंकि सामान्यतया केंद्र सरकार का बजट आने से 20 से 22 दिन के बाद ही प्रदेश की सरकारों का बजट आता है, क्योंकि केंद्र की ओर से राज्य सरकारों को मिलने वाला बजट एलोकेशन है, उसकी स्थिति को देखते हुए राज्य सरकारें अपना बजट पेश करती है। लिहाजा प्रदेश का, राजस्थान का बजट 23 फरवरी को बुधवार के दिन
आएगा। जी हाँ बिल्कुल सुधीर, चूंकि 23 जैसा कि आपने बताया कि 23 को बजट जो है वो पेश कर दिया जाएगा, तो प्रदेश की जनता को बहुत उम्मीदें हैं इस बजट से, और खुद जो है मुख्यमंत्री भी बार बार कह रहे हैं कि बजट जो है वो इस बार का चौंका सकता है। क्या वाकई सुधीर ये बजट चौंकाने वाला होगा? देखिए, निश्चित रूप से, क्योंकि इन बजट में इस बार खास बात रहने वाली, क्योंकि कोरोना का ये काल 2 साल का बहुत प्रभावित करने वाला रहा है। लेकिन केंद्र सरकार को जिस तरह से जीएसटी में लगातार टैक्सेशन के जरिए बढ़ोतरी है, तो उसका पैसा राज्य सरकार को जो अलॉट होके आएगा, इसके अलावा पेट्रोल और आबकारी और खान से जो पैसा आएगा, तो निश्चित रूप से जो रेवेन्यू राज्य सरकार के पास जनरेट होके आ रही है वो ज्यादा आने वाली है। तो लिहाजा इंफ्रास्ट्रक्चर जो राजस्थान का है उसकी मजबूती के लिहाज से ये बजट रहेगा। और इस बजट में इस बार के में खास बात ये रहेगी कि पहली बार राजस्थान में कृषि का अलग से बजट पेश किया जाएगा सदन के अंदर। तो अब इसमें ये भी देखने वाली बात होगी कि बजट जो 23 फरवरी को आएगा वो आम बजट आएगा, उसके बाद कृषि बजट आएगा। तो किस तरह से ये पूरी रूपरेखा तय होगी, उसके लिए कार्य सलाहकार समिति की बैठक, जो कि संभावित है कि कल राज्यपाल अभिभाषण के बाद में विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में उनके कक्ष में हो, उसमें पूरा रूपरेखा कि सदन में आगामी दिनों में क्या कुछ रहने वाला है वो तय रहने वाला है। जी सुधीर, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो जैसा कि हमारे संवाददाता सुधीर शर्मा बता रहे थे कि इस बार का बजट, जैसा कि लगातार सीएम कह रहे हैं, वाकई चौंकाने वाला हो सकता है। तो जयपुर में मासूम हत्या पर आज फैसला आ सकता है। एक मासूम के साथ दरिंदगी की गई थी, उसी को लेकर आज पॉक्सो कोर्ट सजा सुना सकती है। आज उस बहुप्रतीक्षित फैसले की उम्मीद, और आज वो फैसले का दिन। मासूम के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी, और ये मामला चल रहा है पॉक्सो कोर्ट में, और पॉक्सो कोर्ट कुछ ही देर के अंदर अब इस मामले में सजा सुनाएगी, और ये उम्मीद की जा रही है कि ये सजा बेहद गंभीर होने वाली है। जज संदीप शर्मा सजा सुनाएंगे। कुछ ही देर में यह फैसला आने वाला है। एक छोटे बच्चे के साथ न केवल दरिंदगी की गई, बल्कि उसकी हत्या भी कर दी गई, और इसी को लेकर यह पूरा मामला पॉक्सो न्यायालय में चल रहा था। आरोपी को 4 फरवरी को दोषी मान लिया गया था, यानी कि 4 फरवरी को तमाम आरोप साबित हो चुके थे और उसे दोषी करार दिया गया। सचिन शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए। सचिन, एक बच्चे के साथ दरिंदगी का मामला, और दोषी पाया गया उस शख्स को जिस पर आरोप थे, और आज पॉक्सो कोर्ट ये सजा सुनाने जा रही है। ये संभावना है सचिन की ये सजा बेहद गंभीर हो सकती है, ताकि समाज में एक मिसाल बने, एक उदाहरण जाए कि इस तरह के गुनाह में शामिल होने के बाद में इस तरह की सजा मिल सकती है। सचिन, बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से आरोपी को दोषी माना गया, जिन धाराओं में जब बात कर ली जाए 376 AB की बात कर ली जाए, 302 की बात कर ली जाए, या पोक्सो जो एक्ट है उसका 5/6 है उसकी बात कर ली जाए, तमाम जो तीनों धाराएं हैं उसके अंदर जो अधिकतम सज़ा है वो सजाए मौत है, यानी फांसी की सज़ा है। और इस तरह के मामलों में अब तक 7 बार पोक्सो एक्ट में अमेंडमेंट के बाद में 7 बार फांसी की सज़ा दी जा चुकी है। अगर 12 साल से छोटी बच्ची के साथ इस तरह की घटना होती है तो दुष्कर्म के मामले में भी फांसी की सज़ा दी जा सकती है। पहली जो फांसी हुई थी राजस्थान में वो 21 जुलाई 2018 को अलवर के SC/ST कोर्ट ने की थी। जज जोगेंद्र अग्रवाल थे जिन्होंने राजस्थान की पहली फांसी सुनाई थी पोक्सो के मामले को लेकर। वो 7 माह की बच्ची थी। उसके बाद से लगातार 6 मामलों में, अन्य अलग अलग मामलों में प्रदेश की अलग अलग अदालतें जो है वो पोक्सो एक्ट में सजा सुना चुकी है। ये मामला भी रेयर टू रेयरेस्ट कहा जा रहा है, क्योंकि 4 साल की मासूम बच्ची थी, वो अपना बचाव नहीं कर सकती थी। पहले उसके साथ दुष्कर्म किया गया और उसके बाद पानी में डुबोकर उसकी हत्या कर दी गई, यानी बेरहमी से उसको मारा गया। इन तमाम बातों को लेकर जो अभियोजन पक्ष है या जो पीड़िता का जो पक्ष है वो लगातार जो सजा के बिंदु पर बहस चल रही है उसमें यही बार बार बात कही जा रही है कि इस तरह का करते कोई आम इंसान नहीं कर सकता है। ये करते करने वाला व्यक्ति इंसान हो ही नहीं सकता, उसको जीने का कोई हक नहीं है। तो कोर्ट को उसे सजाए मौत देनी चाहिए, मैक्सिमम पनिशमेंट से पनिश करना चाहिए। अब देखिए, कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में है कि वो मामले को किस तरह से लेते हैं और क्या सजा सुनाते हैं, लेकिन फिलहाल कोर्ट के अंदर सजा के बिंदु पर बहस चल रही है। कोरोना प्रोटोकॉल के चलते जो आरोपी को आज कोर्ट में पेश फिजिकली नहीं किया गया है, जेल से ही उसको
उसको वीसी के माध्यम से जोड़ा गया है। जब उसे दोषी करार दिया गया था तब भी उसे वीसी के माध्यम से ही जोड़ा गया था और आज भी आरोपी को कोर्ट में नहीं लाया गया है। उम्मीद ये थी कि फिजिकली इसको पेश किया जाएगा, लेकिन जो कोर्ट के जज हैं संदीप शर्मा, उन्होंने वीसी के जरिए ही सभी वकीलों को जोड़ा है और आरोपी को भी जेल से जोड़ा गया है। और अभी सजा के बिंदु बहस चल रही है। अभियोजन पक्ष की तरफ से जो बहस की गई उसमें यही कहा गया कि रेयर टू रेयर मामला है, ऐसे में सजाए मौत के सिवाय और कुछ नहीं देना चाहिए। कई नजीरें पेश की गई, राजस्थान की जो अन्य अदालतें हैं उनके मामले पेश किए गए, उनके जजमेंट सामने रखे गए हैं और ये बात कही गई है कि जो है सजा फांसी से कम ना हो। अब थोड़ी देर बाद जब सजा के बिंदु बहस पूरी हो जाएगी और जब कोर्ट का फैसला आएगा तो ये देखना होगा कि क्या आरोपी को फांसी की सजा मिलती है या आजीवन कारावास से उसको दंडित किया जाता है। और एक बात मैं और बताना चाहूंगा आसिफ आपको, अगर जयपुर की अदालत फांसी की सजा देती है तो पॉक्सो एक्ट में अमेंडमेंट के बाद में जयपुर जिले की पहली फांसी होगी। इससे पहले अलवर में फांसी की सजा हो चुकी है, बाड़मेर जिले में कोर्ट दे चुकी है, नागौर में ऐसा मामला आ चुका है, अजमेर में फांसी की सजा हो चुकी है, लेकिन जयपुर जिले का ये पहला ऐसा मामला होगा जिसके अंदर फांसी की सजा होगी। अगर फांसी की सजा होती है तो जयपुर जिले का ये पहला केस होगा। जी बिल्कुल सचिन, आरोप जो दोषी साबित हुआ है कोर्ट के अंदर, क्या कुछ जानकारी उसके बारे में? और दूसरा बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये भी सचिन कि उन दोषी के वकील की तरफ से किस तरह की सफाई जो है वो जज के सामने पेश की गई है? देखिए, उनकी तरफ बचाव पक्ष की तरफ से ज़्यादा कुछ दलीलें रह नहीं जाती सजा के बिंदु पर, क्योंकि जब दोषी करार मान लिया गया है तो ये कहना कि वो निर्दोष है ये तो पॉसिबल हो नहीं पाएगा। लेकिन अभी कुछ देर पहले जब इसी की जगह सुनवाई हो रही थी और जज संदीप शर्मा ने आरोपी से पूछा कि वो इस मामले में क्या कहना चाहता, तो आरोपी का कहना था कि वो निर्दोष है। तभी बचाव पक्ष के वकील की ओर से बीच में इंटरप्ट किया गया कि अब आपको दोषी तो मान लिया गया है, आप तो बताइए कि सजा को लेकर क्या है। तो बचाव पक्ष के वकील ने माफी मांगने के लिए कहा। यानी अब बचाव पक्ष के वकील के पास ज़्यादा कुछ कहने के लिए रह नहीं जाता, लेकिन हालांकि आरोपी की उम्र को देखते हुए और उसके पिछले जो बैकग्राउंड को देखते हुए कि वो आपराधिक प्रवृत्ति का नहीं है, उसकी उम्र भी ज़्यादा नहीं है, ऐसे में उसको फांसी की सजा ना दी जाए, इस तरह की मांग जो है वो आरोपी के वकील की ओर से यहाँ पे की गई है। सचिन, कितना पुराना ये मामला था, क्या कुछ हुआ था और कितने समय तक ये जो है वो अदालत के अंदर मामला चला? और आज जो है वो जैसा कि आप लगातार जानकारी दे रहे हैं कि आज मैक्सिमम फांसी की सजा सुनाई जा सकती है और जयपुर के अंदर अपने आप में ये पहला मामला होगा। सचिन, देखिए, 11 अगस्त की शाम की घटना है। जो भी 4 साल की बच्ची अपने घर से बाहर गई और वापस नहीं लौटी तो परिजनों ने इसको सब तरफ से ढूंढा, इसको खोजा, लेकिन जब वो नहीं मिली तो 12 अगस्त को पुलिस में मामला दर्ज करवाया गया और पुलिस ने उसी दिन जो है आरोपी की तलाश के लिए टीमों का गठन किया। और कुछ देर बाद जब मामला दर्ज हुआ उसको कुछ देर बाद पानी की तलाई में ये बच्ची तैरती हुई मिली। इसका पोस्टमार्टम करवाया गया। पोस्टमार्टम में की रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि हत्या से पहले बच्ची के साथ दुष्कर्म कारित किया गया, उसके साथ दुष्कर्म की घटना की गई है। उसके जयपुर पुलिस, क्योंकि जयपुर ग्रामीण पुलिस का मामला बनता है, ऐसे में जिला एसपी उस वक्त शंकर दत्त शर्मा थे, उन्होंने विशेष टीमों का गठन किया और आरोपी को 13 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया। और ठीक 13 दिन बाद 25 अगस्त को इस पूरे मामले में चालान पेश कर दिया गया और तकरीबन 5 महीने बाद, क्योंकि 25 जनवरी को 5 महीने हो जाते हैं, 5 महीने और हम कह सकते हैं कि तकरीबन 15 दिन बाद जो है आज कोर्ट पूरे मामले में अपना फैसला सुना रही है। यानी 5.5 महीने का हम ट्रायल कह सकते हैं कि 5.5 महीने के ट्रायल के बाद में फैसला आ रहा है। और जिस तरह से पॉक्सो के मामले को लेकर खुद मुख्यमंत्री साहब कह चुके हैं कि जो ट्रायल है विजन की तरफ से या जो सजा दी जाती है, निर्णय लिया जाता है, उसका जो औसत समय है वो भी राजस्थान ने बहुत काफ़ी कम कर लिया है। पहले इसको लगने में साल भर का समय लग जाता था, लेकिन अब 6 महीने के अंदर अंदर इस तरह के मामलों में सजाएं दी जा रही है, नजीरें पेश की जा रही है। चाहे पुलिस ने 13 दिन में मामला चालान पेश कर दिया, क्योंकि चालान पेश होने के बाद ही ट्रायल शुरू होता है। 13 दिन मात्र पुलिस ने चालान पेश करने में लगाया, 13 दिन बाद अब ट्रायल शुरू हो गया। तकरीबन 5.5 महीने बाद लगातार बैक टू बैक, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर भी थी, इस दौरान सुनवाइयां भी कुछ समय के लिए रोक दी गई थी, गवाहों को भी वीसी के जरिए सुना गया था। उन तमाम चुनौतियों के बाद भी आज तकरीबन 5.5 महीने बाद। जी सचिन, नजर बनाए रखिएगा, समय समय पर आपसे इस पूरे मामले को लेकर अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।